हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको मध्य पूर्व में तेल की राजनीति बताने वाली हूँ। ठीक है, ऑयल पॉलिटिक्स इन मिडल ईस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया, तो मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया एक ही है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया की राजनीति में तेल का बड़ा ही महत्व माना गया है और तेल उसका काला स्वर्ण माना जाता है। यह विश्व की कुल आवश्यकता का 2/3 पूरा करता है। तो ये जो विश्व की जितनी भी आवश्यकता है तेल की, उसका वो 2/3 पूरा करता है। और विश्व का 66% जो तेल है वो ईरान की खाड़ी के आसपास जितने भी क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे कुवैत, ईरान, इराक इत्यादि जितने भी स्थान हैं, वहाँ पे ये पाया जाता है। और कर्नल नासिर जो है, उन्होंने एक बार कहा था कि जो पेट्रोल का दैनिक उत्पादन है वो अमेरिका में कितना है, 11 बैरल्स, और वेनेजुएला में 20 बैरल्स है। तो ऐसा वो बताते हैं कि अमेरिका में सिर्फ हमें 11 बैरल्स की ही ज़रूरत पड़ती है और वेनेजुएला में हमें सिर्फ 20 बैरल्स की ही ज़रूरत पड़ती है, जबकि ऐसा नहीं है, वहाँ पे 400 बैरल्स की ज़रूरत पड़ती है। और यद्यपि जो रूस और अमेरिका है, ठीक है, रूस और अमेरिका जो है वो तेल के मामले में आत्मनिर्भर है। ठीक है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है, यूरोप अपनी आवश्यकता की 80% पूर्ति मध्य पूर्व के तेल से ही करती है। जैसे कि हमने देखा कि रूस और अमेरिका के पास वो लोग किसी पे भी आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन फिर भी यूरोप जो है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है मध्य पूर्व के तेल से। ठीक है, और इतना ही नहीं, पूर्व में भारत एवं जापान भी इस तेल से अपना काम चलाते हैं। तो मध्य जो पूर्व में जो भारत है, हमारा भारत है, और जापान है, वो क्या करते हैं, इस तेल से अपना काम भी चलाते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व की जो पूर्ति होती है, तेल की जो आवश्यकता होती है, वो कहाँ से होती है, मध्य पूर्व से। ठीक है, और तेल की राजनीति ने क्या किया कि पूंजीवाद और साम्यवाद की शासक और जनता के नाम पर हस्तक्षेप से अवसर प्रदान किए हैं। तो तेल की राजनीति जो है उसने क्या किया है, पूंजीवाद और साम्यवाद के शासक और जनता के नाम पर क्या किया है, हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने तेल के वजह से क्या किया कि अधिकतर मध्य पूर्व में अपना हस्तक्षेप करने लग गए। ठीक है, और अवसर भी उन्हें प्रदान किए गए। परिणाम क्या होता है कि जितने भी देश होते हैं उनमें विद्रोह होने लगा और राजनैतिक अस्थिरता इसी राजनीति के कारण उत्पन्न होने लगी, क्योंकि वहाँ पर होड़ रहती थी कि तेल की रॉयल्टी किसे मिलेगी। तो वहाँ पे हमेशा ही प्रतिद्वंदी बने रहते थे सारे देश आपस में, जैसे पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में भी इस तेल की राजनीति को लेकर के बहुत ही मतभेद होते रहते थे। ठीक है, जिसके कारण क्या होता था कि मध्य पूर्व में अस्थिरता की भावना हो जाती थी, और राजनीति के कारण क्या हो जाता है कि वहाँ पर मतभेद भी उत्पन्न हो जाते थे। फिर देखते हैं कि जॉर्ज ई किर्क, ये नाम है, ये जॉर्ज ई किर्क जो थे, उनका कथन था, उन्होंने कहा था कि तेल राष्ट्रों का दिशा निर्देशक है। ठीक है, चाहे वे छोटे हो या बड़े हो। ठीक है, तो ये जो तेल है वो सारे राष्ट्रों के लिए ही महत्वपूर्ण है, वो एक दिशा निर्देशक के समान है, चाहे वे छोटे हो या फिर बड़े हों। तेल बड़ी शक्तियों को विदेश नीति और आपसी संबंधी को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व रहेगा। तो ये जो तेल है, ठीक है, वो सबसे बड़ी शक्ति है जो आपस के राष्ट्रों में विदेश नीति और आपसी संबंधों को निश्चित करती है। ठीक है, और हमेशा ही वो महत्वपूर्ण तत्व भी रहेगा। पश्चिमी देश अपने जीवन में के लिए और पश्चिमी एशिया के देश अपने व्यापार और स्थायित्व के लिए तेल की खरीद बिक्री भी करते हैं। तो जो मध्य पूर्व के देश हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अपने जीवन को गुजारने के लिए वो तेल की खरीद बिक्री भी करते हैं। तो मध्य पूर्व उसकी बिक्री करता है और बाकी पश्चिमी एशिया देश जैसे यूरोपीय देश हैं वो क्या करते हैं, उसको खरीद करते हैं। ठीक है, इससे ही इन दोनों का व्यापार चलता है, स्थायित्व भी चलता है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि दोनों की राजनीति और संबंध तेल की खरीद और बिक्री पर ही निर्धारित हो जाती है।
तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर में ये बताया था जॉर्ज ई किर्क का कथन, तो ये अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं ऐसे करके कोट करके कि इन्होंने ऐसा लिखा, तो इससे मार्क्स होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि ऐसे आप ज़रूर लिखा करें। ब्लैक पेन से लिख सकते हैं कि जॉर्ज ई किर्क ने ये कहा। ये कथन लिखने से, ये कोट करने से ये ऐसे अच्छा लगता है कि हाँ इसकी जानकारी है और आप लोगों को मार्क्स भी अच्छे मिल सकते हैं। तो अगर आप ये मत सोचिएगा कि ये नहीं लिखना है, ये ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। जॉर्ज ई किर्क ने क्या कहा, किसी भी जो भी लेखक है या फिर कोई भी कुछ भी लिख रहा है, कोट करके अगर लिखा रहता है बुक में तो उसे ज़रूर लिखा करिए, इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। मैं कहाँ थी, हाँ। तो विश्व के दो बड़े राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस की प्रतिद्वंद्विता के कारण पश्चिम एशिया शीत युद्ध का केंद्र बना हुआ था। तो विश्व के दो बड़े जो राष्ट्र थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, उनकी प्रतिद्वंद्विता तो बनी हुई थी। वो तो हमने देखा ही है कि किस तरह कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध में किस तरह दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए थे। तो इसके कारण क्या होता है कि पश्चिम एशिया शीत युद्ध का केंद्र भी बन जाता है। तो ये जो तेल की राजनीति थी वो एक शीत युद्ध का रूप भी ले लेती है, और इसके वजह से क्या होता है कि मध्य पूर्व के जितने भी क्षेत्र होते हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, वो भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। और तेल की प्राप्ति के लिए जिन देशों ने पूंजी लगाई थी उनका भी प्रयत्न लाभ की ओर रहा है। तो जितने भी तेल की प्राप्ति के लिए जितने भी राष्ट्र होते हैं वो इस मध्य पूर्व में क्या करते हैं कि अपनी पूंजी को लगाते हैं, अपने पैसे को लगाते हैं, ताकि उन्हें रॉयल्टी प्राप्त हो सके, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि उन्हें लाभ भी होता है और वो अपने लाभ के लिए काफ़ी प्रयत्न भी करते हैं। इसलिए उनके लिए मध्य पूर्व का जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़रूरी होता है, और इसे ही तेल की राजनीति कहते हैं, ऑयल पॉलिटिक्स, ठीक है। इसलिए पश्चिमी एशिया की राजनीति में सदैव उथल पुथल रहती थी, क्योंकि इतने सारे राष्ट्र मिलकर, इतने सारे यूरोपियन देश मिलकर अगर किसी एक मध्य पूर्व क्षेत्र में अगर एक साथ मिलकर इतने सारे लोग पूंजी स्थापित करेंगे तो ये तो स्वाभाविक है कि सारे देशों में लड़ाई तो होनी ही है। और इसके वजह से क्या होता था, इसके वजह से पश्चिमी एशिया मतलब मध्य पूर्व में क्या होता था कि सदैव ही उथल पुथल होती रहती थी, और हमेशा ही युद्ध और लड़ाई की भावना हमेशा ही होती रहती थी। और तेल का महत्व इस बात से है कि वह शीत युद्ध की गर्म युद्ध में परिवर्तित कर सकता था। तो ये जो तेल का महत्व था, ये जो तेल ही तो सबसे इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, जिसके वजह से पूरे राष्ट्रों, यूरोपीय राष्ट्रों में ये होड़ चल रही थी कि किससे रॉयल्टी प्राप्त होगी, क्योंकि तेल की राजनीति से क्या होता, अगर उन्हें तेल का महत्व ज़्यादा मिलता तो उनकी आर्थिक वृद्धि भी होती, जिसके वजह से क्या होता था कि सारे राष्ट्रों में इतनी लड़ाई बढ़ जाती थी जो कि वो जो शीत युद्ध था, जो कोल्ड वॉर था, वो गर्म युद्ध में परिवर्तित भी हो सकता था, इसकी भी वो क्षमता रखता था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ईरान की राजनीति में तेल ने महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाया था। तो ईरान में क्या होता है कि तेल की जो राजनीति होती है उसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाया है। जैसे शाह जो होते हैं वहाँ के, ईरान के, उन्हें देश भी छोड़ना पड़ता है इस तेल की राजनीति की वजह से, और प्रधानमंत्री जो होते हैं वहाँ के, उन्हें भी गोली मार दी जाती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि तेल की राजनीति में कितने सारे उथल पुथल हो रहे हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, चार्ल्स इसाबी कहता है, तो इसे भी आप कोट करके ज़रूर लिखिएगा, ये नहीं कि नहीं लिख रहे हैं आप लोग, लिखना ज़रूरी है, ओके। चार्ल्स इसाबी क्या कहता है कि मध्य एशिया में आंतरिक अराजकता और प्रजातंत्र की असफलता का कारण विदेशी राजनीति का प्रभाव रहा है। तो जो चार्ल्स इसाबी वो क्या कहते हैं कि मध्य एशिया में जो आंतरिक अराजकता फैल चुकी है, जो प्रजातंत्र की असफलता है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है विदेशी राजनीति का प्रभाव। अब विदेशी राजनीति का प्रभाव कैसे हो रहा है, क्योंकि सारे जो विदेशी राज्य हैं वो यहाँ तेल की राजनीति में लगे हुए हैं, ऑयल पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, ताकि वो लोग वहाँ के
क्षेत्र से अपनी आर्थिक वृद्धि कर सकें, उन्हें रॉयल्टी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि मध्य पूर्व में वो विकसित नहीं हो पाता है, वो समृद्धशाली नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि विदेशी हस्तक्षेप के कारण। और मध्य पूर्व में प्रजातंत्र ना विकसित हो सकता है और ना ही समृद्धशाली, क्योंकि वहाँ तो प्रजा की चल ही नहीं रही है, वहाँ तो सिर्फ बाहरी जितने भी विदेशी राज्य है वो वहाँ आकर शीत युद्ध या फिर हमने देखा कि वो शीत युद्ध को गर्म युद्ध में भी परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरह जो मध्य पूर्व है वो तेल की राजनीति से बहुत ही पीड़ित रहता है, हमेशा से होता आया है। और यूरोपीय देशों की तेल व्यापार में जो पूंजी लगी हुई है उसके कारण पश्चिम एशिया में विदेशी हस्तक्षेप पूंजी सुरक्षा के नाम पर बढ़ गई है। तो अपनी पूंजी जितने भी देश हैं, यूरोपीय देश है, ठीक है, जितने भी देश हैं उन्होंने अपनी पूंजी कहाँ लगा दी है? तेल व्यापार के लिए मध्य पूर्व में। और जब उन्होंने इतने सारे पैसे लगा दिए हैं तो ये तो स्वाभाविक है कि वो लोग यहाँ पे हस्तक्षेप करेंगे ही करेंगे। और पूंजी की सुरक्षा के नाम पर ही वो किसी न किसी नाम पर कि मुझे आर्थिक वृद्धि करनी है या फिर मुझे पूंजी की सुरक्षा करनी है जो मैंने वहाँ पे लगाया है, उसके बहाने भी वो लोग हमेशा से हस्तक्षेप करते आए हैं। और पूंजीवादी देश अपने इस नए साम्राज्यवाद को प्रत्येक कीमत पर बनाए रखना चाहते हैं। तो वो अपनी पूंजीवादी देश जो हैं जितने भी, वो अपने साम्राज्यवाद को वहाँ बनाए रखना चाहते हैं ताकि कोई अन्य देश आकर ना साम्यवाद को फैलाए, ठीक है। और तेल को लेकर पश्चिम एशिया के देशों पर यूरोपीय देश तथा अमेरिका का आर्थिक नियंत्रण भी कायम रहा है। तो तेल को लेकर जितनी भी पश्चिम एशिया के देश हैं, ठीक है, उन पर यूरोपीय देश तथा अमेरिका का आर्थिक नियंत्रण हमेशा से कायम रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूंजी लगाई है, वो अपनी आर्थिक वृद्धि चाहते हैं, उन्हें रॉयल्टी भी चाहिए, ठीक है। और तेल का महत्व ही ईरान और ब्रिटेन की कटुता का कारण भी बनता है। तो तेल का महत्व के कारण ही क्या होता है कि ईरान और ब्रिटेन की कटुता भी बढ़ जाती है। और 1920 ईस्वी में क्या होता है कि पूर्वी तेल के साधनों के शोषण हेतु लंदन और पेरिस में एक समझौता भी होता है। तो 1920 में क्या होता है कि पूर्वी तेल के साधनों के जो शोषण हो रहे थे, जितने भी राज्य मिलकर, जितने भी विदेशी राज्य मिलकर एक मध्य पूर्व का शोषण कर रहे थे, उसके लिए क्या होता है कि लंदन और पेरिस में एक समझौता भी किया जाता है। फिर क्या होता है देख लेते हैं। तो 1932 ईस्वी में पाउंड की कीमत पर गिर जाती है। तो 1932 ईस्वी में क्या होता है कि जो पाउंड की कीमत होती है, ठीक है, मध्य पूर्व में वो गिर जाती है और इससे तेल की कीमत में क्या हो जाती है? गिरावट आ जाती है। और इस कारण क्या होता है कि ब्रिटेन में ईरान को की तेल की रॉयल्टी जो है वो कम कर देते हैं। तो ब्रिटेन क्या करते हैं कि वो जो तेल की रॉयल्टी होती है वो कम कर देते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो ईरान का शाह होता है वो गुस्से में आ जाता है और ब्रिटेन की दी जाने वाली सुविधा को बंद कर देता है। तो ब्रिटेन को जो सुविधा दी जा रही थी, तेल की रॉयल्टी दी जा रही थी ईरान के द्वारा, जैसे ही वहाँ की पाउंड में गिरावट आती है तो ब्रिटेन क्या करता है कि वो उस रॉयल्टी में उसकी दरों को कम कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ईरान के शाह को गुस्सा आ जाता है और उसने वो जो सुविधा दे रहा था ब्रिटेन को वो उसे बंद कर देता है। और यहीं से क्या होता है कि एंग्लो ईरानियन तेल विवाद प्रारंभ हो जाता है। तो यहीं से ब्रिटेन और ईरान में एक विवाद प्रारंभ हो जाता है और मामला जो है वो राष्ट्र संघ तक पहुंच जाता है। परंतु क्या होता है कि 1933 ईस्वी में दोनों देशों में एक समझौता भी होता है। तो 1933 ईस्वी में क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में एक समझौता भी किया जाता है और ये समझौता जो होता है वो 1988 तक के लिए ही होता है। तो 1933 ईस्वी में दोनों देशों में समझौता किया जाता है और ये समझौता कब तक चलता है? 1988 तक। और इस प्रकार क्या होता है कि मध्य पूर्व के इतिहास में तेल का महत्व अति महत्वपूर्ण है और तेल की राजनीति तेल के महत्व से ही संबंधित है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ओके।